नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हमारा चैनल जो है वो इस वीडियो के माध्यम में जो राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 है, उसमें विज्ञान वर्ग के अंदर केमिस्ट्री का जो पार्ट है रसायन विज्ञान का, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और उसका जो यूनिट नंबर 9 है, देखेंगे आप सिलेबस के अंदर तो यूनिट नंबर 9 आएगी। और यूनिट नंबर 9 के अंदर है कार्बनिक यौगिकों का सामान्य परिचय, गुणधर्म और नामकरण। क्या है इसमें? कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म व नामकरण, यह हमारा इसमें टॉपिक है। तो नामकरण टॉपिक को हमने IUPAC जो नामकरण था वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म बताएंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म से जो हमारी बात चलती है कार्बनिक यौगिकों की, वो कार्बन से चलती है। कार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डेरिवेटिव। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ जो भी जुड़े होते हैं कंपाउंड, वो सभी हमारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बेसिकली जो चीज़ होती है वो कार्बन से रिलेटेड चलती है, या जो मेन फंडा है वो कार्बन का है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। बाह्य कोश ये रहा, आंतरिक कोश ये रहा, बाह्य कोश ये रहा। तो आंतरिक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश में कितने? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि बोरबरी नियम के अनुसार, नील्स बोर के अनुसार क्या होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नील्स बोर के अंदर मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर है नील्स बोर के अंदर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यानी ये हमारे कोश है। बाह्य कोश में आपके इतने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन जो कोश होता है, वो परमाणु होता है, वो कैसा होता है? स्थायी होता है। तो यहाँ पर अभी क्या है, इसके बाह्य कोश में या तो हम 8 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो हमें क्या करने के लिए प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से जोड़ने पड़ेंगे, या हम ये 4 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो हमारे आंतरिक कोश के 2 इलेक्ट्रॉन उसका कोश बोरबरी नियम के अनुसार ये पूरा कर लेंगे। तो बात आती है यहाँ पर कार्बन करेगा क्या और कार्बन क्या करना चाहता है। क्या जब भी कार्बन के अतिरिक्त अन्य एलिमेंट, अन्य तत्व जब भगवान के पास गए तो क्या हुआ कि सभी तत्वों को भगवान ने 2 पॉसिबिलिटीज दी। एक पॉसिबिलिटीज दी थी इलेक्ट्रॉन दान करने की, और जब इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो वो धनायन बनाएंगे। और एक को दी थी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो धनायन बनाते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण करते हैं वो आपके ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। कार्बन के अतिरिक्त की बात कर रहा हूँ। कार्बन क्या है? भगवान के पास देर से गया। जब भगवान के पास देर से गया, किसके पास? भगवान के पास। ये कार्बन भगवान के पास देर से गया, तो 2 ही चीज़ें होती है, लेने और देने की। तो वो जो लेने और देने की थी वो भगवान ने दोनों को दे रखी थी। अब ये क्या बात होगी? अब बात हुई ये कि कार्बन को क्या दें। तो कार्बन क्या था? देर से पहुंचा, तो इसलिए कार्बन के पास कुछ बचा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास कुछ नहीं बचा अब तुम्हें देने के लिए। कार्बन रोया। क्या है? कार्बन रोया और उनके पीछे पड़ गया। किसके? भगवान के पीछे पड़ गया। जब भगवान के पीछे पड़ गया तो भगवान ने कही बताइए हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, अब आप बताइए हम आपको दें क्या। तो ये कह रहा था कि हम ना इलेक्ट्रॉन किसी को दें, ना तो हम इलेक्ट्रॉन किसी को दें, ना तो पॉजिटिव बनाएं और ना हम बनाएं नेगेटिव। ना किसी को इलेक्ट्रॉन दें और ना किसी से इलेक्ट्रॉन दें, हमें ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, तुम्हें ये वरदान दिया। तो इसका मतलब है कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्यों नहीं करता? उसका रीजन है, ये भगवान की थ्योरी नहीं चलेगी। यहाँ पर थ्योरी चलेगी आपकी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की थ्योरी क्या है? ये पहला कोष और ये दूसरा कोष।
पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से कनेक्टेड है, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन जो भी नाभिक से कनेक्टेड है। अब क्या करेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस बाई कोष पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अतिरिक्त अब तीसरा इलेक्ट्रॉन अब निकालेंगे तो ये 3 जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पर 3 गुना पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि एक खुद का पॉजिटिव चार्ज रहेगा जो कि नाभिक से कनेक्टेड है, और 2 इलेक्ट्रॉन के इनके पॉजिटिव चार्ज फ्री है। इनको तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल कर रहा है, लेकिन ये तो पॉजिटिव है वो फ्री है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग बनाएंगे, इस पर भी इलेक्ट्रॉन को होल्डिंग बनाएंगे। इसलिए जब ज़्यादा जहाँ पर प्रभावी नाभिकीय बढ़ जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्या है, ये घटना नहीं पाई जाएगी। तो वो क्या होगा, कार्बन को भगवान ने दे दिया कि तथास्तु तुम ये भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, जब वो फिर नहीं मिला, संतुष्ट नहीं हुआ, तो कार्बन फिर भगवान के पीछे पीछे दौड़ा चला गया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहिए भाई, अब हमने आपको दे दिया जो आपने मांगा। बोले नहीं अभी नहीं, हम तो और मांगेंगे। बताइए क्या आगे। देखिए मैंने आपको बताया था ये तो दान नहीं कर सकता। आप ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करेगा, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो यहाँ पर भी ऋणावेश होता है, यहाँ पर भी ऋणावेश होता है, और यहाँ पर भी ऋणावेश आएगा। तो जब भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो यहाँ बीच में भरा जाएगा। जब बीच में भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आएगा, रिपल्सन होगा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्सन होगा। इतना इसमें रिपल्सन बढ़ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, और रुक नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर की ओर भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो भी वो जो नाभिक से होल्ड नहीं है, इसका नाभिक से कोई कनेक्ट नहीं है, तो जब नाभिक से कनेक्टिंग नहीं है तो ये इनमें प्रतिकर्षण बढ़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर की ओर भागेंगे। तो जब बाहर की ओर भागेंगे तो ये इसके अंदर रुक नहीं सकते। तो कार्बन क्या है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो अब बात क्या आ गई, यहाँ पर ये पॉजिटिव भी बना सकता है, नेगेटिव भी बना सकता है। पॉजिटिव भी नहीं बना सकता, नेगेटिव भी नहीं बना सकता। तो भगवान ने कहा तथास्तु तुम्हें ये भी वरदान दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की घटनाएं पाई जाती हैं। अगला क्या, अभी संतुष्ट नहीं हुआ तो दोबारा फिर ये इसके पास भगवान जी के पास दौड़ा दौड़ा गया। बोले सर हमें भी, हम संतुष्ट नहीं है, हमें भी और वरदान चाहिए। तो बोले क्या चाहिए आपको वरदान। बोला हम आपने यहाँ इनको दे दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो 1 बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे 2 बॉन्ड बनाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे 3 बॉन्ड बनाएंगे। हमारे पास ऐसा आपने दिया ही नहीं बॉन्ड बनाने का। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम्हें भी दिया कि आप किसी के साथ एकल बॉन्ड भी बना सकते हैं, द्वैत बॉन्ड भी बना सकते हैं, त्रिक बॉन्ड भी बना सकते हैं। चलो तुम्हें भी ये वरदान दिया। ठीक है, तो ये भी इनको वरदान मिल गया, ये भी आपको कार्बन को वरदान मिल गया। अगली बार क्या हुई, कार्बन फिर पीछे पीछे चला गया, ऐसा संतुष्ट नहीं हुआ। जब संतुष्ट नहीं हुआ कार्बन फिर पीछे पीछे चला गया, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहिए आपको। तो बोला ये हमें ये चाहिए कि जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं वो हम अपने साथ, यानी कार्बन टू कार्बन के साथ भी बना लें, कार्बन टू अन्य परमाणु के साथ भी बना लें। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने साथ भी डबल बॉन्ड के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और दूसरे का साथ भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो भगवान का तथास्तु तुम्हें ये भी वरदान दिया। ऐसे करके वरदान मांगते मांगते आगे क्या, अगला फिर संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान से पोटरी मिली रही है तो लेते चले। लेते चले, क्या लेते चलेंगे, वरदान लेते चलेंगे। फिर ये भगवान के पास पीछे पीछे चला गया, तो उन्होंने कहा कि अब क्या चाहिए भाई, क्या हमें ये चाहिए कि हम सीधी श्रृंखला भी बना लें और टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला भी बना लें और संयुक्त श्रृंखला भी बना लें। सीधी श्रृंखला का मतलब सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड बनाए, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी बनाए, 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, हमारी इतनी मर्जी हो उतने बॉन्ड बनाए। उन्होंने कहा कि हम एकल बॉन्ड भी बना लें, 2 बॉन्ड बना लें, त्रिक बना लें। अगला क्या है कि हम क्या करें, हम एक चक्रीय श्रृंखला बना लें। तो सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी, इस तरीके से चक्रीय श्रृंखला, अर्थात इस तरीके का बंद श्रृंखला बनाए, चाहे तो 3 कार्बन की हो, चाहे 4 कार्बन की हो, चाहे 5 कार्बन की हो। भगवान ने कहा लो रुको रुको भाई, रुको भाई, आप तो मांगते ही चले जाते हैं, हम देते ही चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको इस संरचना को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। 3 कार्बन से कम आप ये संरचना नहीं बना सकते। कार्बन मान गया, कार्बन ने कहा क्या बात है, ऐसी तो बात है, मान लेंगे, क्या बात है, हम 3 कार्बन इकट्ठे कर लेंगे। तो भगवान ने कहा था तुम भी ये भी काम कर सकते हो। फिर पीछे पीछे चला गया। बोले अब क्या चाहिए भाई, सारा कुछ दे दिया मैंने तेरे को। बोले नहीं, अब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे थे हम खुली श्रृंखला में, वो हम बंद श्रृंखला में भी बना लें। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अन्य कार्बन परमाणु के साथ बना रहे हैं, हम चक्रीय श्रृंखला अन्य कार्बन परमाणु के साथ भी बना लें। तो
तो भगवान ने कहा, जब भगवान नाराज हो गए, बहुत वरदान देते देते थक गए, तो उन्होंने कहा कि तथास्तु तेरी मर्जी जो आए वो कर। तो भगवान ने कार्बन को क्या कर दिया, तथास्तु जो मर्जी आए वो करे। तो इसलिए क्या करता है, कार्बन अपनी मर्जी से बहुत सारी संरचनाएं बनाता है। तो अब क्या हुआ, ये तो हमारे पास हमने आपको लॉजिकली नहीं बताया, हमने आपको ऐसे ही बता दिया। बाकी की बात ये आती है कि कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अर्थात जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो उनको रोक नहीं पाएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकता, क्योंकि वाही कोष में क्या हो जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है। इसलिए क्या है, कार्बन के पास क्या है, सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के पास बाह्य कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो लुईस ने इस तरीके से दिखाई थी। अब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाए, इसके साथ क्या करती है, इसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाती है। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाने से ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से कार्बन के पास क्या है, 4 संयोजकताएं जुड़ी हैं। हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी भी होती है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन रखे। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। लेकिन कार्बन के पास बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, क्योंकि इसके पास अभी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और रख सकता है। कहाँ रख सकता है मैं आपको बता दूंगा। पी उपकोष में 3 ऑर्बिट होते हैं, पहले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, अभी भी ऑर्बिट खाली है। तो तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे में चौथा इसमें आएगी। तो हमने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर रखे हैं वो ये रहे, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 4। सो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से रख सकता है। तो 4 बाहर वाले और 4 खुद के, कुल मिला के इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। इस बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और जब ये स्थायी होगा तो ये जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड होते हैं सहसंयोजी, सहसंयोजी। लेकिन अभी भी सहसंयोजी बंद कहते हैं, सहसंयोजी बंद कहते हैं। अभी जो सहसंयोजी बॉन्ड बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण का होता है निम्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु से उच्च विद्युत ऋणात्मक की ओर होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है, परमाणु की ओर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। ये हमारे पास एक लॉजिकली हो गया कि जब भी इस प्रकार के सहसंयोजी बॉन्ड बनेंगे तो निम्न विद्युत ऋणात्मक से इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित रहते हैं। अर्थात वहाँ पर क्या बनता है, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव चार्ज बनता है, आंशिक पॉजिटिव और आंशिक नेगेटिव चार्ज बनता है। तो इस तरीके से ये क्या है, कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन में चतुसंयोजी होता है, चतुसंयोजी है, चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी मतलब 4 संयोजकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। और मैंने जो अभी आपको बताया था वो 4 संयोजकताएं, अब इसमें क्या होता है, आपके संकरण और चालू होता है। क्या होता है, चतुसंयोजी है तो 4 संयोजकताएं वो कई प्रकार से चालू कर सकता है। इसमें कार्बन में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में संकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संकरण, जो कि आपने पीछे पढ़ा होगा। हम संकरण की थ्योरी लेते हैं छोटी छोटी, आगे कहीं होगा टॉपिक में तो पढ़ाएंगे। तो संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। ये 3 प्रकार के संकरण जो होते हैं वो कार्बन पर पाए जाते हैं। और तीनों प्रकार के संकरण से कार्बन में 4 संयोजकताएं पाई जाती हैं। यहाँ हमारे क्या है, 1s + 3p, कुल मिलाकर के हमारे 4 कक्षक बनते हैं। और जब 4 कक्षक बनते हैं तो 4 कक्षक का मतलब होता है चतुसंयोजी। और चतुसंयोजी जो होता है वो यही रहा। इसमें क्या हो गया, चतुसंयोजी है, इसमें 4 जो होंगे, 4 संयोजकता में वो 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं।
ध्यान रहे, अभी आगे संकरण में ये चीज़ क्लियर हो जाती है, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरे संकरण, ये हमारा क्या है sp3 के अंतर्गत बात आ गई। अब हम sp2 के अंतर्गत बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक तो एक s कक्षक होता है, 2 p कक्षक होते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, 3 कक्षक बनाते हैं। अब 3 कक्षक बराबर होते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एक जो कक्षक अभी रह जाता है, एक जो पी कक्षक रह जाता है, वो क्या करता है, वो पाई बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, पाई बंद बनाता है, यह पाई बंद बनाता है। तो एक पाई बंद और 3 सिग्मा कुल मिलाकर के आपके 4 बंद हो गए। 4 बंद होने का मतलब है कार्बन कैसा है हमारा, चतुसंयोजी है। कैसा हमारा कार्बन चतुसंयोजी है। ऐसे इसमें फिर आगे आपका तीसरा है sp संकरण। तो sp संकरण में क्या होता है, एक s कक्षक होता है, तो एक p कक्षक होता है, प्लस यहाँ पर अभी भी क्या है, 2 p कक्षक और शेष रह जाते हैं। तो ये मिलाकर के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और ये हमारे मिलाकर के 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बराबर आपके 4 बॉन्ड हो गए। इसमें भी आपका क्या होता है, कार्बन चतुसंयोजी होता है। कैसा होता है, कार्बन चतुसंयोजी होता है। तो चाहे वो किसी प्रकार से बॉन्ड में संकरित हो, चाहे sp2 संकरण हो, चाहे sp3 संकरण हो, चाहे sp संकरण हो, इसमें कार्बन जो है वो हमेशा चतुसंयोजी रूप में जुड़ा रहता है। कैसे रूप में जुड़ा रहेगा, चतुसंयोजी रूप में जुड़ा रहता है। तो 4 संयोजकताएं रहती हैं, ध्यान रहे आपका ये। तो यहाँ संकरण जो है वो इस तरीके से इसके अंदर पाया जाता है। अब हम बात इसके अंदर की बात कर रहे हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे। पहचानने का मतलब है हमारे पास क्या होगा, ये हमने कार्बन ले लिया, यदि हमारा कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इनके बीच में ये सहसंयोजी बॉन्ड है। सहसंयोजी बॉन्ड किसमें पाया जाता है, अधातु में। अधातु में सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्डों का मैं भी आपको क्रम बता दूं, धातु और धातु, धातु और धातु में कौन सा होता है, धात्विक आबंध, धात्विक आबंध होता है। धातु और धातु में कौन सा, आत्विक आबंध। और अधातु में सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। और धातु में आयनिक आबंध होता है। इन आबंधों की प्रकृति को आप ध्यान रखेंगे, ये आबंधों की प्रकृति है, इन आबंधों की प्रकृति को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब चाहे यहाँ पर मैंने आपको बताया थे, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, तो दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं। हाँ, वीकली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपके संकरण में पढ़ाया जाता है। तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं। हमेशा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से, जब कभी भी सिग्मा और पाई बॉन्ड साथ साथ होते हैं, अगर उनके साथ क्रिया होगी तो सबसे पहले आपका क्या टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर जो अब आपके संकरण जो मैंने बताए थे, sp3 संकरण में जो होता है वो आपकी चतुष्फलकीय संरचना बनती है, चतुष्फलकीय संरचना बनती है। ठीक है, sp3 संकरण में कौन सी बनती है, चतुष्फलकीय। लेकिन यहाँ जो कार्बन होता है वो चतुसंयोजी ही है, चतुसंयोजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। और जहाँ हमारा sp2 संकरण होता है, वहाँ पर कार्बन की जो आकृति बनती है वो आपकी बनती है त्रिकोणीय। लेकिन यहाँ पर भी आपका कार्बन जो है वो चतुसंयोजी है। ठीक, और जो sp संकरण है उसमें इसकी आकृति होती है रेखीय। तो इसमें भी कार्बन जो है वो कैसा है, चतुसंयोजी है। ये भी चतुसंयोजी होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इसकी आकृति बदल जाती है, त्रिविमीय जो होती है त्रिविमीय आकृति बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है वो हमेशा 4 संयोजकताओं से जुड़ा रहेगा, कभी भी कार्बन की संयोजकता कम नहीं होती है, आकृति में बदल जाती है। आप सोचेंगे क्या चतुसंयोजी यहाँ त्रिकोणीय रहेगा तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ रेखीय रहेगा तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। ये क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था
इसके अंदर की बात करें तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं प्लस नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। कोई सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, नो पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होते हैं 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड। और इसमें क्या होता है 2 सिग्मा होते हैं प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से सबको जोड़ो तो सबको जोड़ने का मतलब टोटल कितना आता है 4। इसलिए इनको क्या कहते हैं चतुः संयोजी कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो भी होते हैं वो सभी कार्बन हमेशा कार्बनिक यौगिक में चतुः संयोजी प्रकृति का होता है। संकरण कुछ भी हो, त्रिविमीय आकृति उसकी कुछ भी हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर जैसे जैसे पाई या बंध की संरचना बनती है फलक उसमें घटते चले जाते हैं। यहाँ पर आपको कितने फलक है 4, यहाँ पर कितना रह गए 3, यहाँ पर कितना रहेगा 2 ही फलक रह गए। तो फलक गिटे गिटे कैसे हो रहे हैं कम। जैसे जैसे सिग्मा बॉन्डों की संख्या घट रही है, पाई बॉन्डों की संख्या बढ़ रही है, वैसे इसमें फलक कम हो रही है, ठीक है। तो इनको आप क्या करेंगे विशेषकर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो अधातु होते हैं। कैसे होंगे वो अधातु होंगे। इनकी हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। सभी कार्बनिक जो बॉन्ड होंगे, कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो अधातु प्रकृति के होंगे। दूसरा उनका गलनांक कम होगा। गलनांक कैसा होगा कम होगा। हिमांक ज्यादा होगा क्योंकि ये कैसे रहेंगे, ये गैस अवस्था में रहेंगे, द्रव अवस्था में भी रहेंगे। कमरे के ताप पर ये गैस अवस्था में भी रहेंगे और द्रव अवस्था में रहेंगे। इनमें अपने गलनांक से पहले अपने गलनांक से पहले द्रवित होने का गुणधर्म पाया जाता है। द्रवित होने का इसमें गुणधर्म पाया जाता है। तो ये इनकी क्या रही फिजिकल प्रॉपर्टीज रही जो मैंने आपको भी गुणधर्म में कार्बनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म में आपको बताए थे। नामकरण की जो बात बताई थी वो मैं आप लोग के पिछले वीडियो में बता दी है। और जहाँ भी अब इनके बारे में आगे बात करेंगे वो सब नामकरण इसके अंतर्गत आते रहेंगे। तो यहाँ इनका कार्बनिक जो कंपाउंड है उन कार्बनिक कंपाउंड में विशेषकर ये जो है वो सामान्य गुणधर्मों की बात मैंने आपको ये बताई है। इन्हें आप क्या करेंगे सामान्य गुणधर्मों में नोट कर लेंगे। बहुत सारी बातें आपकी यहाँ संकरण से भी पूछी जाती हैं, पाई आवन सिग्मा वन से भी पूछी जाती हैं। यहाँ पर धातु और धातु के बीच में बॉन्ड कौन से बनते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाती है। चक्रीय आकृति बनाते हैं, रेखीय आकृति बनाते हैं, त्रिकोणीय आकृति बनाते हैं। कई प्रकार की आकृतियाँ में ये अरेंजमेंट होते हैं। तो 1 कार्बन के साथ भी होते हैं, 2 कार्बन के साथ भी होते हैं, 3 कार्बन के साथ भी होते हैं। तो इस तरीके से कार्बन के संख्याएं जो है वो आगे बॉन्डों के बीच में हमने आपको पढ़ा दी हैं। आगे क्या होगा कार्बनिक यौगिकों की जो होता है वो आप सूत्र देखेंगे। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र, यौगिकों के सूत्र देखिए। कार्बनिक यौगिकों के सूत्र जो होते हैं वो नंबर 1 होता है संरचना सूत्र। ध्यान रखेंगे इनको, ये आपको पूछ लिए जाते हैं। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र जो होता है वो खुला हुआ होता है। जैसे मैंने आपको ये लिखा है C3H8 के अंदर देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 कार्बन है, बाकी के इनके साथ क्या है इस तरीके से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये क्या कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र हो गया। अब इसके अंदर ये तो केवल हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन में कार्बनिक यौगिक लेंगे तो यहाँ पर दूसरा कोई कंपाउंड भी जोड़ सकते हैं, यानी दूसरा कोई एलिमेंट जोड़ देंगे। तो हमारा क्या होगा CHH, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड में हमने N लगा दिया। तो ये क्या हो गया ये खुली हुई संरचना आपकी कार्बन की बन गई, हाइड्रोकार्बन की खुली हुई संरचना बनी है। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ में दूसरा आपका कंपाउंड आ गया नाइट्रोजन। तीसरा फिगर लेते हैं आपका C। इस तरीके से हमने ये संरचना बना दी H H और H, सिंगल बॉन्ड C H और H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O लगा दिया। अभी मैं कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी है तो 4 संयोजकता पूरी करेंगे तो किसी दूसरे एलिमेंट से कर दिया हमने, अभी इनको हाइड्रोजन से जोड़ दिया तो ये भी इनकी संरचना बन गई। कार्बन क्या करता है कि कार्बन इस प्रकार की खुली श्रृंखला बनाता है। ये सब खुली श्रृंखला के यौगिक हैं, ठीक है। आपके हाइड्रोकार्बन के जो वर्गीकरण है वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो केवल ये बता रहा हूँ। ये सभी क्या कहलाते हैं संरचना सूत्र कहलाते हैं। दूसरे कौन से आते हैं संगणित संरचना सूत्र। संगणित सूत्र, संगणित सूत्र क्या होते हैं अगर हम इनको बॉन्ड के रूप में नहीं दिखाएं
कार्बन के पास जो सिमिलर एलिमेंट जुड़े हैं उनको जोड़ के करते हैं। इसका हम फिगर लिख रहे हैं तो इसका क्या बनेगा, इसका फिगर देख रहे हैं सबसे पहले। इसका फिगर बनेगा कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, इनको हमने जोड़ दिया CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन लगा दिया। यहाँ कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हमने CH2 लगा दिया, यहाँ C और N लगा दिया। ये जो है वो आपका क्या बन गया, संगणित संरचना सूत्र बन गया। इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, इनको इकट्ठा कर दिया, 3 आ गए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया, इसमें हमने तीनों को इकट्ठा कर दिया, तो तीनों को इकट्ठा करके इसलिए लिख दिया। ये हमारे कहलाते हैं संरचना सूत्र। कौन से हैं, संगणित संरचना सूत्र हैं। इनको क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी आपको यही करना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या होगा, सभी संगणित संरचना सूत्र हो गए। आगे हम इसमें देखेंगे पूर्ण संगणित संरचना सूत्र। तो पूर्ण संगणित संरचना सूत्र में यही दिखा देता हूँ आपको, पूर्ण संगणित संरचना सूत्र। अब पूर्ण संगणित संरचना सूत्र में क्या होता है कि ये जो बॉन्ड दिखा है इन बॉन्डों को भी हटा देते हैं। तो क्या करेंगे, इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा, CH3 CH2 और CN। यहाँ लगाते हैं बिंदु तो ठीक है, ना लगाए तो ठीक है। इसका क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 और CHO। इसका क्या बनेगा हमारा, CH3 CH2 और CH3। अगर कोई सीरीज हमारी बहुत लंबी है, बहुत लंबी सीरीज को संरचना सूत्र में लिखेंगे। जैसे मान लो हमें लिखना है C7H16, तो इसका क्या करेंगे हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल कर देंगे, बहुत संख्या इकट्ठी कर देंगे और इकट्ठी कर देंगे। इकट्ठी करना है तो हमें क्या कर देंगे, इकट्ठी कर देंगे। इसके बीच में बॉन्ड नहीं आएगा, तो हमारे पास एक ये हो गया और एक हमें बाहर लगाना है, बॉन्ड नहीं आएगा इसके अंदर। इस तरीके से बिंदु रख सकते हैं। तो 1 2 2 तो ये निकल गए, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 5, तो 5 ये 6 और 1 7 हो गई। ये हमारा पूर्ण संगणित संरचना सूत्र हो गया। दूसरा कौन सा आता है, आबंध रेखा सूत्र। तीसरी संरचना जो आती है वो आबंध रेखा संरचना सूत्र आती है। तो तीसरी संरचना को देखिए मैं कैसे दिखा देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर CH3 CH2 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 और CH2। इस सूत्र को हमें क्या लिखना है, आबंध रेखा सूत्र में लिखना है, आबंध रेखा सूत्र के अंदर लिखना है। आबंध रेखा सूत्र में कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको नीचे से चलाते हैं। हमने यहाँ से चलाना शुरू किया, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ हमारा कार्बन होगा। ऐसे किया हमने, यूँ किया यूँ किया यूँ किया और यूँ किया। अब ये देखना है हमारे पास कार्बन कितने ऊपर, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ बॉन्ड अब लगाया कुछ नहीं, सारा हटा दिया, यहाँ पर केवल बॉन्ड दिखाई है। तो यहाँ लिखा हमने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और अगला कौन सा हो गया हमारे पास, 7 कार्बन। तो ये इसका कहलाएगा, इस संरचना का ये आबंध संरचना सूत्र कहलाएगा। अगर हमारे इसमें कहीं प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, मैं इसको हटा के देखता हूँ, देखिए यहीं इसी में समझा दे रहा हूँ आपको। हमने यहाँ लगा दिया CH3, जब इसमें हमने CH3 लगा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारे पास कौन से पर है, ये 5वें कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5, 5 का मतलब यहाँ पर लगा दिया हमने, ये हमारा 5वां कार्बन हो गया, ये 6ठा कार्बन हो गया, ये 7वां कार्बन हो गया। 7 कार्बन की ये सीरीज है, यहाँ पर हमें CH3 लगानी है, 7वें कार्बन की सीरीज आ गई। तो इस तरीके से कहीं भी मैथिल ग्रुप लगाए तो उसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, ये मैथिल। और जहाँ पर भी हमारी कार्बन की श्रृंखला बंद होती है वहाँ इस तरीके से बंद कर दिया। अब देखिए इसको संरचना सूत्र को क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड हटा दिया, और इस तरीके से ये लिखा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो जब यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड भी सीरीज में दिखाई देगा। क्या देगा, इस डबल बॉन्ड इस सीरीज में दिखाई देगा। कहाँ लगा हुआ है आपका, 1 2 3 4 5वें कार्बन पर लगा, 5वां कार्बन ये और 6ठे कार्बन, यानी 5वें और 6ठे कार्बन के बीच में लगा। हालांकि नंबरिंग हमारी 10 से स्टार्ट हो जाएगी, नंबरिंग हमारी 10 से स्टार्ट हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा डबल बॉन्ड कहाँ होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, इस तरीके से इनके बीच में, किसमें, 5वें और 6 के बीच में। तो ये संरचना सूत्र कैसे कहलाते हैं, आबंध रेखा संरचना सूत्र कहलाते हैं। या
हमने अभी आपको बताया कि 3 कार्बन के अंदर जो होता है वो कम से कम 3 कार्बन के अंदर चक्रीय संरचना सूत्र बनते हैं। एक और आता है आपका चक्रीय संरचना सूत्र, चक्रीय आबंध संरचना सूत्र। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और इस तरीके से। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं करना आपको, ये इस तरीके से बॉन्ड बना देना। तो ये कैसे होगा, चक्रीय संरचना सूत्र हो गया, चक्र बन गया, बॉन्ड बन गए। ऐसे ही क्या होगा हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। तो इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, स्क्वायर टाइप का। ऐसे क्या होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड भी आ सकता है इसके अंदर। देखिए मैं आपको डबल बॉन्ड की संरचना बना के दिखा रहा हूँ, एक नहीं कई भी डबल बॉन्ड आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा CH, यहाँ लिखा CH। अब हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए, एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, बाकी के 2 और लगा दिए, डबल बॉन्ड बन गया। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे, झोपड़ी टाइप की। और डबल बॉन्ड कहाँ दिखा देंगे, यहाँ। अब किसी के भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हम इस तरीके से डबल बॉन्ड को बना करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से कार्बन के अंदर जो है वो इस प्रॉपर्टीज रही, और इस तरीके से हम कार्बन के अंदर बहुत सारी संरचनाएं बना सकते हैं। तो ये हमारे क्या रहे, कार्बन के सामान्य गुणधर्म। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तैयारी आपकी जोरों पर चलनी चाहिए, आप तैयारी के साथ लगे रहें, हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।